नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में महाराजा और राजा साहेब के नाम से मशहूर दो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ये है गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह। इसी के साथ मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बार तीसरे चरण के चुनावी मैदान हैं, जिनका प्रदेश में सियासी रुतबा बहुत पुराना है। लेकिन नए समीकरणों के साथ अपने अपने क्षेत्र में उनकी राह आसान रहेगी या मुश्किल रहेगी। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है और ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती है। साल 1957 से लेकर इस सीट पर सिंधिया परिवार का ही कब्जा रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया यहाँ से चुनाव जीते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना से 3 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बने हैं। लेकिन साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से पराजय का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के ही केपी यादव ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जब कांग्रेस के टिकट पर लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव ने हराया था तो उन्हें बीजेपी में नायक जैसा सम्मान मिला था, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और इस बार कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनावी मुकाबले में है। पिछली दफा यादव वोट बैंक वहां से रूठा हुआ था और शायद इसीलिए सिंधिया चुनाव हार गए थे और इसी को देखते हुए उनके समर्थन में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुना वालों से सिंधिया के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन अपने हाथों में ले लिया है, पूरी कैंपेनिंग संभालने की कोशिश की है। एक दौर था जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की सियासत में तूती बोलती थी। पिछली बार भोपाल से चुनाव हारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस दफा राजगढ़ से चुनावी मैदान में है। चुनावी मौसम में दिग्विजय सिंह मंदिर के दर्शन करते और साधुओं संतों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ में राजा साहेब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह राजगढ़ में कितने मजबूत हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह यहां से 30 साल बाद वापस लौटे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1984 91 में उन्हें जीत मिली, लेकिन साल 1989 में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। दिग्विजय सिंह इस इलाके में काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 2 पर है, जबकि कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा है। ये आंकड़े दिग्विजय सिंह के समर्थन में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। फिलहाल राजा और महाराजा दोनों के लिए लड़ाई और ये राह आसान नहीं है। दोनों ही नेता अपना पसीना बहा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवा देता हूं और फिर इस मुद्दे पर हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सचिन के वर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आप स्टूडियो में मौजूद है। रवि परवार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सचिन वर्मा जी, मैं आप ही से पहला सवाल ले लेता हूं। इस बार का जो तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का रण है, बेहद ही भीषण होने वाला है, क्योंकि यहां पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, जिनका रुतबा रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में। एक समय ऐसा था कि इनकी सियासत की तूती बोलती थी और अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। कितना कारगर तीसरे चरण का जो रण है साबित होने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजगढ़ में तो जो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्वयं ही एक बयान दिया था कि वो जिस क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। तो वो अब मजबूरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको लड़ने का बोला गया है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बयान दिया था कि अभी मेरे राज्यसभा के कार्यकाल के 2 वर्ष बाकी हैं और ऐसे में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बनी और उन्हें जो नेतृत्व का जो दबाव आया तो वो जबरदस्ती जो है चुनाव में खड़े कर दिए गए। तो अब ऐसे नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में लोकसभा का चुनाव भोपाल जैसी सीट से नहीं जीत पाए और उनके उस 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद 20 वर्षों से भाजपा का कार्यकाल यहाँ पर सत्ता में है भाजपा, तो इस तरह से जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजगढ़ से हैं उनके तो जीतने के कोई अवसर इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं।
जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, तो सिंधिया जी ने पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था और उनके साथ में कोई मोदी जी जैसा नेतृत्व तो नहीं था। और अब जो एक युवा जोश है सिंधिया जी का और मोदी जी का जो एक सत्ता का अनुशासन उन्होंने इस देश में लागू किया है कि एक जो गवर्नेंस का एक मॉडल सेट किया है इस देश में और परफॉर्मेंस की जो एक राजनीति शुरू हुई है कि अब जो परफॉर्म करेगा वही राजनीति में रेलेवेंट रहेगा, तो इस स्थिति में अब सिंधिया जी जो हैं वो जीतने जा रहे हैं और विजयश्री प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी, तो शिवराज जी के लिए देखिए वो सीट जो है विदिशा की सीट जो है वो ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट है और शिवराज जी वहां पर पहले भी जो है 5 चुनाव जीत चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई संकट है। शिवराज जी तो जो है का प्रभाव इतना है कि उनके आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। शिवराज जी के प्रभाव के कारण आसपास की सीटों पे भी दिख रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है और वहां उसके लिए कोई भेद नहीं पा। ठीक है, रवि परमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पर राजगढ़ की बात हुई और सचिन वर्मा जी ने बताया कि दिग्विजय सिंह खुद ये बयान दे चुके हैं कि जहां जहां मैं जाता हूं या फिर मैं कैंपेन करता हूं वहां मुझे समेत पार्टी को भी नुकसान होता है, इस बयान को कैसे देखेंगे आप? वर्मा जी ने कहा ये बात में बयान पलट के दिया गया, बयान उनका ये नहीं था। उनका बयान ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जहां जहां प्रचार करने जाता हूं वो वोट कर जाते हैं कांग्रेस के, तो वो बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि किसी ने ये बात कही है, तो बात कहने और बयान देने में बहुत अंतर होता है। वहीं बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह का कुशल नेतृत्व रहा है। उनने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद भी रहे, वहीं राजगढ़ सीट से वो 2 बार सांसद भी रहे। तो जिस तरह से राजगढ़ की जनता उनको चाहती है और जिस तरह से राजगढ़ की जनता के बीच में वो पूरी तरह से सेवा भाव, आज देख लीजिए जब भी मतलब वो भोपाल में रहे या दिल्ली में रहे, लेकिन राजगढ़ की जनता की उन्होंने हमेशा सेवा की है और हमेशा उन्होंने एक सेवक बनकर वहां की राजगढ़ की जनता की सेवा की है। और आज राजगढ़ की का उनके साथ है, क्योंकि वहां के जो सांसद है रोडमल नागर, वो जीतने के बाद एक बार भी जनता के बीच में नहीं गए। 5 सालों में अब चुनाव आए तब उनको जनता याद आ रही है, वो तब जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसे सांसद को जनता ने नकार दिया है, पूरी तरह से जनता नकार चुकी है इन लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि जिस केपी यादव ने इनको गुना लोकसभा सीट जिताकर दी थी, उसका टिकट काट के इन्हें ज्योतिराज सिंधिया को दे दिया जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों का टिकट काटकर कांग्रेसियों को दे रही है, पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दे रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करेगा? केपी यादव चुनाव में कहीं प्रचार करते क्यों नजर नहीं आ रहे? एक निष्ठावान सांसद का इन्होंने टिकट काटकर ज्योतिराज सिंधिया को दे दिया, तो इसका विरोध यादव समाज में है वहां पर, और यादव समाज पुरजोर विरोध कर रहा है केपी यादव के टिकट काटने का और पूरी तरह से नाराज है यादव समाज वहां पर। और ज्योतिराज सिंधिया को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो यादव वोट बैंक है वो किसी भी तरीके से कहीं भी बीजेपी से नाराज नहीं है, चूंकि इसकी पूरी कैंपेन की जो तैयारियां है डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने की है। देखिए मोहन यादव ने, कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ? मोहन यादव वहां पे प्रतिदिन नहीं जा सकते। 5 साल जो सांसद वहां पर रहा था, 5 साल जो जनता के बीच में रहा था, उसका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। अब क्या 5 साल मोहन यादव वहां गुना सीट पे रहेंगे? क्या जनता को भरोसा नहीं है ना इन लोगों पे? जनता को क्या भरोसा कि चुनाव होने के बाद मोहन यादव सीएम नहीं रहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी को साइडलाइन कर दिया, उस तरह से मोहन यादव भी साइडलाइन हो सकते हैं। तो जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि कब कौन कहां भेज दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रही थी कि हमने ये किया है, लेकिन इनने जो विधानसभा चुनाव में दावे किए थे उनमें से एक भी इनने अभी तक एक भी दावा पूरा नहीं किया, इनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए। इनने लाडली बहनों की बात की थी, इन्होंने कहा था कि हम लाडली बहनों को 3000 रुपए देंगे, लेकिन आज भी कहानी हुई 1250 पे रुकी हुई है। बात करते थे ये रोजगार की, महंगाई की और सिलेंडर की, तो आज सिलेंडर कहां मिल रहा है? 450 में किसको मिल रहा है? आप बताइए किसको सिलेंडर मिल रहा है? आप कहते थे कि सिलेंडर के दाम कम होंगे, वही दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, वही बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही। और बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़े, तो मोदी की गारंटी है क्या? मोदी ने तो 14 साल पहले भी कहा था, 2014 में कहा था, 14 के पहले, कि मैं 15 लाख रुपए हर खाते में डालूंगा, काला धन वापस लेके आऊंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। ये कहां गई? महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, तो ये कहां है? ये वादे कहां गए? मोदी की गारंटी कहां गई? सिर्फ ये हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर 370, इनको यही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं घुमा फिरा के। इनके पास मुद्दे नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। इनने 10 सालों में क्या किया, इनको ये बताना पड़ेगा जनता को। उन्होंने उस बात को मैनिफेस्टो में शामिल किया था ना, उन्होंने बताया तो था कि हम अपना
मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं तो इन मुद्दों पर काम करेंगे, और जिन मुद्दों को उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया वो किया भी। शैलेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पहले इनने बात करी थी, वो कहाँ गई? 10 ठीक साल है, पहले इनने कहा था शैलेंद्र फिर मिश्रा नई जी। गारंटी आ गई। पुरानी गारंटी तो पहले पूरी करो, फिर नई गारंटी पे बात करेंगे। ठीक है, इसका जवाब लेंगे सचिन वर्मा जी से। शैलेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। तीसरे चरण का रण और 3 दिग्गज मैदान में, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री, क्या लगता है इस बार आपको? जी निश्चित ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की जो साख है वो दांव पर है। और जैसा कि अभी चर्चा आगे बढ़ रही है, अगर हम राजगढ़ की बात करें तो मनीष जी, राजगढ़ जो है वो 1991 के बाद अब एक बार दोबारा 2024 में चर्चा में आई है। 91 में तब चर्चा में आई थी जब दिग्विजय सिंह जी और प्यारेलाल खंडेलवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके बीच में चुनाव हुआ था। और अब इस बार जो है दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच में चुनाव हो रहा है। और लगातार पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो राजगढ़ की जो लोकसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है और बीजेपी का वोट प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ा है। तो ये बड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि अभी आपने पूर्व में चर्चा में कहा कि दिग्विजय सिंह जी के पास अभी 2 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है राज्यसभा में, और यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी है। लेकिन दोनों ही जन जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो वो गुना में बीजेपी के कैंडिडेट यादव जी से हार गए थे। तो इस बार क्योंकि वो खुद भाजपा में हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस बार चुनाव के ट्रेंड की बात करें 2024 में, तो जिस प्रकार से अलग अलग फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और एक तरफा जो मतदान होगा, लहर वाली जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर नजर आती है। बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, लेकिन जनता और मतदाता का जो मिजाज है उसको समझने में सभी राजनीतिक दलों को पसीना आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनका कुछ मैं जिक्र करना चाहूंगा। और जो तीसरे चरण का जो मतदान है उसमें मुरैना की अगर बात कर ली जाए, भिंड की बात कर ली जाए, गुना, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, भोपाल भी एक हॉट सीट ही है। और अभी तक 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं, अगर हम कंपेरिजन करें 2019 के मतदान में, तो ये कम ही मतदान यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर तीसरे चरण के मतदान में भी इसी तरीके से कम वोटिंग होती है तो किसके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, सत्ता पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए? जी देखिए, इसमें दोनों के अलग अलग पक्ष हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों के। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि कांग्रेस को लेके लोगों में निराशा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता जो हैं वो वोट डालने निकल रहे हैं। भले प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन भाजपा का दावा है कि जो वोट डल रहे हैं वो उनको मिलेंगे। और ठीक इसके उलट कांग्रेस का भी ऐसे ही दावा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत सारे वादों की जो बात होती है। तो देखिए, दोनों दलों का अपना अपना उसमें विचार है, लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि गर्मी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण यह है कि जो मैंने पूर्व की चर्चा में भी आपके चैनल पे कहा था, जो प्रत्याशियों का जो चयन है राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य हो, उस क्षेत्र में उस प्रत्याशी का कितना प्रभाव है। जैसे हम राजगढ़ की बात करें, दिग्विजय सिंह जी का बहुत प्रभाव है। वर्तमान में जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी प्रभाव है। गुना क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि खुद अपने आप में मध्य प्रदेश के बड़े लोकप्रिय नेता हैं और पूर्व में कई बार विदिशा से सांसद भी रह चुके हैं। उसके बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी के नाम उनके पे। बिल्कुल। तो आप भिंड चले जाइए, तो भिंड में संध्या राय जी वर्तमान सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन हम गौर करें तो 2019 का चुनाव 1,99,000 कुछ वोटों से वो जीती थी। कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक मार्जिन नहीं था, लेकिन 2 लाख वोटों का मोदी लहर में मार्जिन था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस सीट पर मैं थोड़ा सा जिक्र ये भी करना चाहूंगा कि पिछली बार हमने देखा, कई खबरें भी हमने उस पर चलाई कि भिंड से जो संध्या राय जी है उनके खिलाफ में एक खास माहौल बना हुआ है। जहां भी वो जा रही हैं उनका ग्रामीणों ने विरोध किया, ये कह के भी विरोध किया उनका कि आप 5 साल से एक क्षेत्र में नजर नहीं आ रही है। फूल सिंह बरैया का यहाँ पर समर्थन होता दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि फूल सिंह बरैया भारी पड़ जाएंगे संध्या राय पर? देखिए, भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ये तो वक्त तय करेगा, मतदाता तय करेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन वर्तमान हालातों की बात करें तो फूल सिंह बरैया एक पॉलिश्ड राजनेता हैं, दलितों का नेतृत्व करते हैं, दलित
समाज में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और पूर्व में क्योंकि वो मध्य प्रदेश में बसपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और क्योंकि वो भिंड दतिया जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो रिजर्व है एससी सीट के लिए, बिल्कुल। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्र है भांडेर तरफ और दतिया के बैक साइड के जो इलाके हैं वहां पे जरूर फूल सिंह बरैया जी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संध्या राय जी को समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके कारण है। एक तो अगर हम विधानसभा का बैलेंस देखें तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बेहतरी नजर आती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्डर बहुत मजबूत है, वहां पे बड़े राजनेताओं की ड्यूटी लगी हुई है और हम देख रहे हैं कि बराबर रोड शो चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा और भी लोग पहुंच रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरे उस रीजन में मोर्चा संभाला हुआ है, हालांकि सागर की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये सारे कैलकुलेशंस देखने के बाद, और एक बड़ा हमें भिंड लोकसभा में जो बड़ी बात है, वहां पे जो प्रभावशाली मतदाता है वो ब्राह्मण और ठाकुर जाति का मतदाता प्रभावशाली है। इसके बाद ओबीसी है और फिर बाकी लोग हैं। तो इस पैटर्न पे जब इलेक्शन होता है तो जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्यवहारिक ज्यादा कौन है, सत्ता में कौन बैठा हुआ है, सत्ता आने की किसकी संभावना ज्यादा है। ये जब मतदाता मत करने जाता है तो उसके जहन में ये चीजें रहती हैं। संध्या राय जी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो खुद एक महिला है। कुछ एक देखिए, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है लोकसभा का, तो कई बार लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जिनकी सरकार है, अगर उनके विधायकों ने, उनके पार्षदों ने, उनके जनपद पंचायत सदस्यों ने उस क्षेत्र में काम किया है और उनकी पार्टी की सरकार है और उस क्षेत्र में अगर काम हो रहे हैं तो यहाँ लोकसभा प्रत्याशी को बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि ये सीधा सेंट्रल का मामला होता है तो केंद्र में हम देख रहे हैं कि भारत में इस समय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और बड़े प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी की बात करती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि चुनाव एक तरफा है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसमें राहुल गांधी जी की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन भिंड संसदीय क्षेत्र और दतिया, ये जो भिंड सीट है, इसके लिए बड़ा एक निराशा का समय रहा, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं कि यहाँ पे जो भी बड़ा राजनेता आया उसने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, मुरैना जो है वो हाईवे से लगा हुआ शहर है, वहाँ पे बड़ी रेल लाइन जो है वो काफी पहले से है, तो जो दिल्ली का रूट है वो मुरैना से होके निकलता है। तो मुरैना का जो आर्थिक डेवलपमेंट था वो बड़ा तेजी से हुआ। वहीं भिंड कमजोर रह गया, जबकि भिंड भी जो है वो इटावा को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। और कहीं ना कहीं एक जो लिटरेसी रेट है वो भी एक बड़ा कारण रहा। और भिंड को लेके मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिनकी सरकार रही या ना रही, वो उन सभी का एक निराशा वाला भाव बना। आप देखिए, ग्वालियर से भिंड का जो हाईवे है 75 किलोमीटर का, वो भी अभी कुछ वर्षों पहले ही बना है। तो अब वहाँ का लोगों को आसानी हो गई, क्योंकि वहाँ पे देखिए खेती भी लिमिटेड होती है, और इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र ग्वालियर के पास बनाया गया था, जो बॉर्डर है, वहाँ भी हम देख रहे हैं लगातार उद्योग जो है वो कम हुआ है, बड़ा नहीं है। तो एक तो वहाँ पर चुनौती युवा के साथ जो है वो रोजगार की चुनौती है, व्यापार की चुनौती है, लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का वहाँ बोलबाला रहा है। ये कुछ एक कारण है। अगर ये सब चीजें जनता देखती है, सोचती है और फिर मतदान करती है, तो मुझे लगता है भिंड संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मेहनत करना पड़ सकती है, क्योंकि 2019 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था। केवल एक प्लस पॉइंट है कि जो मोदी जी की जो गारंटी की बात चल रही है, अगर वो चीजें वहां पे प्रभावी रही तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां पे लीड करे। बिल्कुल ठीक है। और भोपाल की और बात, हाँ, भोपाल का थोड़ा, भोपाल में आप देखिए कि भोपाल में भी मतलब लोगों में उत्साह नहीं है। मैंने पहले भी कहा, हम भोपाल राजधानी में हम सब रह रहे हैं, इस बार इलेक्शन लग ही नहीं रहा कि लोकसभा का इलेक्शन भोपाल में हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरे को मौका दिया जिन्हें लोग जानते हैं, पूर्व महापौर भी रहे, शहरी क्षेत्र में अच्छा उनका प्रभाव है। वहीं कांग्रेस ने भी निर्णय तो अच्छा किया है अरुण श्रीवास्तव जी को लेके, क्योंकि उनका ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है, पेशे से वकील हैं। लेकिन एक जो बोल्ड फेस होता है मार्केट में, वो दोनों में ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आलोक शर्मा का विरोध है, कांग्रेस के भीतर अरुण श्रीवास्तव जी का विरोध नहीं है। लेकिन क्योंकि भोपाल के जो परिणाम लगातार 40 सालों से आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी जितने लोग निर्वाचित हुए भोपाल में, चाहे वो वर्तमान सांसद हो या उनसे पूर्व के हों, इन लोगों ने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किए। और अगर मैं भूल रहा हूँ तो प्रवक्ता बैठे भारतीय जनता पार्टी के, वो याद दिला देंगे। कुछ दिन पहले वो यहाँ पर आए थे, हमने ही उनका साक्षात्कार किया था,
तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो मास्टर प्लान भोपाल में लागू होना चाहिए था वो दरअसल हो ही नहीं पाया है, और अगर मैं यहाँ से निर्वाचित होता हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मास्टर प्लान पर काम करूंगा। सचिन के वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा, मोदी की गारंटी का जिक्र किया, पीएम मोदी के फेस की बात की, राजगढ़ में जो मुद्दा रहा है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है, मोदी की गारंटी का मुद्दा रहा, लेकिन दूसरी ओर जो दिग्विजय सिंह है वो जमीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पोते से लेकर बेटे से लेकर उनकी जो महिला नेत्री है सभी लेकर वो अब जमीन पर उतर चुकी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो रोडमल नागर जी है उनको कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। ये तो खैर 7 मई को वोटिंग होगी तो उसमें ही ये पता चल जाएगा कि कौन इस अग्नि परीक्षा में पास हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये जो मुद्दे हैं जमीनी स्तर के वो उठे आने चाहिए थे वहां पर? देखिए, जमीनी स्तर के मुद्दे, अब किले की राजनीति तो रह नहीं गई है मनीष जी। अब जो है परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक हमारी जो ऐप है उस पे 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। जनता जो है वो सरकार की रेटिंग तय कर रही है। जनता ये बता रही है कि उसको किस पॉलिसी का कितना लाभ मिला है, कौन कौन सी पॉलिसी से वो लाभार्थी हुए हैं। तो इस तरह से जो 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, उस राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की जगह नहीं है। उनको मिस्टर बंटाधार जो है के नाम से जाना जाता है, हम उनको उसी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जो दयनीय स्थिति उन्होंने बीमारू राज्य जो बना दिया था 10 सालों के उनके शासन में, आज उनके समय में 3% थी कृषि विकास दर, आज 19% है। आज जो है उस समय उनका 23,000 करोड़ का बजट था, आज लगभग 4 लाख करोड़ का बजट है। उस समय जो रोड जो बनी थी कुछ हजार किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर के आसपास बनी थी, आज 5 लाख किलोमीटर रोड बनी हुई है। उस समय जो बिजली की जो उत्पादन क्षमता थी वो उसमें जो है लगभग 50% का इजाफा हुआ है। तो इस तरह से जो हमने जो काम किए हैं वो लैंडमार्क काम है, और कहीं भी दिग्विजय सिंह जी से अगर उनके किसी भी लेखनीय कार्य के बारे में अगर आप पूछा जाए तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल को लेकर खुद वो एक बैकफुट पे रहते हैं। वो बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो दयनीय स्थिति इस प्रदेश की हुई थी तो वो क्यों हुई थी। और जो एक अंधेरा राज्य जो था कि हम जो सैटरडे को पूरी रात लाइट नहीं होती थी और संडे को आपको घर में सोना पड़ता था, और जो है 6 बजे के बाद में लाइट नहीं रहती थी। मैं एक लॉयर हूँ, हमारे घरों में हमारे ऑफिस में 6 बजे के बाद लाइट नहीं होती थी। अगर हमने इन्वर्टर लगा के हमने अपने ऑफिस को में लाइट चालू भी कर ली है तो स्ट्रीट लाइट बंद है, कोई क्लाइंट आने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसा जो एक बीमारू राज्य इस प्रदेश को बना दिया था, तो हम उससे एक विकसित राज्य की तरफ आए हैं। जो 20 सालों में जो भाजपा ने जिस तरह से इस प्रदेश का विकास किया है, आज अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो भाई आज इंडिया जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है विश्व की दृष्टि में। अगर आप देखें तो 3rd जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सबसे बड़ी विश्व की, 4th जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और 5th जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी अब हम बनने जा रहे हैं। अब अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें, ये बात करते हैं रोजगार की, तो स्टार्टअप्स की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। यूनिकॉर्न की बात करें तो 114 यूनिकॉर्न है। आप अगर जब रेशो की बात करें कि भाई रोजगार कैसे प्राप्त हो रहा है, तो ईपीएफओ के अकाउंट जो है वो 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट पर ईयर खोल रहे हैं। जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट्स होते हैं तो वो जो है 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये सारे जो है नीति आयोग के फिगर्स है जो मैंने कोट किए कि अगर आप 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए। तो कांग्रेस के पास में ये जो बातें करते हैं कि 15 लाख रुपए मोदी जी ने बोला था अकाउंट में डालेंगे, ये अभी बता नहीं पाएंगे प्रामाणिकता से कि मोदी जी ने कब बोला ये बात। मैं ये चैनल पे बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने ये स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। अब ये कांग्रेस के जो कांग्रेस मोदी जी ने कब कहा था, ये आज तक सवाल राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार डिबेट हो चुकी है, और कभी भी कांग्रेस का कोई नेता
कोई प्रवक्ता ये प्रूव नहीं कर पाया कि मोदी जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया। ठीक है रवि परमार, तो इस तरह की जो बातें हैं वो जो भ्रांति फैलाने वाली जो बातें हैं, ये जो कांग्रेस के लोग चैनल पे आके पुड़िया एक छोड़ के जाते हैं, वो बंद करना चाहिए। ठीक है रवि परमार जी, मैं आप ही से एक सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से सचिन वर्मा जी ने कई बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो 20 साल में बीजेपी ने बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, दिग्विजय सिंह का जहां पर शासनकाल था तब मध्य प्रदेश का विकास नहीं हुआ था, और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि आप उनके जो 10 साल के काम है उन पर बोलने से बचते हैं। आप ऐसे कौन से काम है दिग्विजय सिंह के जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह के शासन कार्य में कई स्कूल बने, कई कॉलेजेस बने, वहीं पंचायती राज पे काम किया दिग्विजय सिंह ने। सारे अधिकार पंचायत को दिए, विकास करने का अधिकार पंचायत को था। आज वो अधिकार किसने छीना? पंचायत से भारतीय जनता पार्टी ने। जो एक सरपंच को अधिकार थे वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छीन लिए, मतलब पूरी पंचायत को अधिकारहीन बना दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की, तो जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कई बड़ी यूनिवर्सिटियां देखिए वो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी। वहीं आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका मध्य प्रदेश में, उन पर कई बूथों पर जनता ने विरोध किया। क्यों? कि वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पानी की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में वहाँ सड़क क्यों नहीं बनाई, वहाँ बिजली क्यों नहीं पहुंचाई, वहाँ पानी क्यों नहीं पहुंचाया? आप तो ये बता दो, लगातार बढ़ रहे मध्य प्रदेश में, और इसने 20 साल में क्या बताऊं, व्यापक घोटाला किया, घोटाला किया, पटवारी घोटाला किया, भविष्य चौपट किया। वहीं पंचर जोड़ना सिखाया, बिजली, सड़क, पानी सब कुछ नहीं था। ये काम सिखाया इन युवाओं को। क्या पढ़ा लिखा हुआ पंचर जोड़ेगा? क्या टायर रिपेयर करेगा? क्या ढोल बजाएगा? पढ़ा लिखा हुआ क्या उसने लाखों रुपए डिग्री में इसलिए खर्च करे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जो योजना आएगी स्टार्टअप की, उसमें मैं पंचर जोड़ना सीखूंगा, टायर रिपेयर करना सीखूंगा, या ढोल बजाना सीखूंगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी फेंकते हैं। आज में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, उनमें कई बूथों पर जनता ने विरोध किया। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में? ठीक है, आप बता दीजिए क्षेत्रवार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आप मंडला सीट देख लीजिए, मंडला सीट में कहाँ रोड नहीं है? देख लीजिए, आप रोड बताइए, रोड का नाम बताइए। आप ये जो है झूठी बातें जो कर रहे हैं इस चैनल पे, उसको प्रूव कीजिए। आप बताइए कौन सी रोड नहीं बनी है? मंडला के पास कौन सी रोड नहीं बनी है? कहाँ से कहाँ जाने वाली रोड नहीं बनी है? आप बताओ, कहाँ से कहाँ जाने वाली रोड नहीं बनी है? आपकी कौन सी रोड नहीं बनी है? विरोध किया है, रीवा में विरोध किया है। आप रोड बताओ, आप रोड का नाम बताओ, रोड का नाम, आप रोड का नाम बताइए। ठीक है, रोड का नाम बताइए। रवि परमार जी, सचिन वर्मा जी, रवि परमार जी, सचिन वर्मा जी, ये जो आप चैनल पे झूठी बातें बोलने आए हैं, ठीक है। 7 मई को ये बंद करिए। रवि परमार जी, सचिन वर्मा जी, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। जनता का रुख क्या होगा, जनता का फैसला क्या होगा, उस दिन ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को जब ईवीएम में जनता का मत खुलेगा, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस ओर है, किस ओर नहीं है, किसका विरोध में है, किसके समर्थन में। फिलहाल चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो चुनाव का रण और तीसरा चरण, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। देश न्यूज़ आपसे भी अपील करता है कि सबसे पहले करें आप मतदान और फिर करें जलपान। और इसी के साथ देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।